नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों, आज के अध्याय में हम करेंगे जो क्लास 9 से 12 चलती है हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से राजस्थान बोर्ड में, तो उसका हमने अध्याय 10 तक कंप्लीट कर लिया है। और जो आज के वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 11 वाक्य विचार। और अगर वो पूर्व की वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी टॉपिक आपका आता है सिलेबस में तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका वाक्य विचार आज का जो टॉपिक है। और वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि जो भी वक्ता होता है अपने पूर्ण रूप से जो अर्थ आपको समझ में आ जाए वही शब्द समूह जिसका यूज करता है तो वो आपका वाक्य कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। यानी कि आपको जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं और वह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो इनको सभी को ध्यान रखना होगा। 1, 2 और ये तीसरा, मतलब आपको शब्द की परिभाषा आपके आ गई। यानी कि आपका जो होता है वर्ण किसे कहता है, भाषा की सबसे छोटी कौन सी है तो वर्ण होगी। और वर्णों के सार्थक जो समूह हैं उनसे जो समूह से शब्द निर्मित होते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से ही आपका वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार आपने अब यहाँ पर हमने देखा है। और नेक्स्ट बात, अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ये विभा छत के ऊपर खड़ी है, क्रम बदलने पर छत है विभा के ऊपर खड़ी। इस प्रकार देखिए, एक ये अर्थपूर्ण आपका जो भी वक्ता इस प्रकार ये डायरेक्ट अगर कहता है विभा छत के ऊपर खड़ी तो आपको समझ में आ रहा है, एक अर्थ एक मीनिंग निकल रहा है। और यहाँ पर अगर इनका क्रम बदल देते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, जबकि उसका विपरीत हो रहा है। बदलने पर छत के ऊपर विभा के ऊपर, इस प्रकार देखिए इसने उटपटांग हम लिख देते हैं तो वहाँ पर एक सार्थक आपका अर्थपूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। और इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है। और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के जो आपके अंग हैं वो 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या होते हैं देखिए, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। दादाजी ने पूजा की और लड़के खेल रहे हैं, इन दोनों ही वाक्य में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों ही उद्देश्य हुए। विधेय क्या होता है, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय है। यानी कि जिस भी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो आपका विधेय हो गया। जिसकी यहाँ पर मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है, इत्यादि आपके विधेय हो गए, विधेय के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट आप देखते हैं कि वाक्य के भेद। क्रिया, अर्थ व रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व अनेक प्रभेद किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका क्रिया के आधार पर देखते हैं। क्रिया के आधार पर आपके इसके वाक्य के 3 भेद हैं। और पहला है कर्तृवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता कार्य के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम कर्तृवाच्य का वाक्य कहते हैं। इस प्रकार जो भी क्रिया के लिंग, वचन जो कर्ता के हिसाब से चलते हैं तो वो कर्तृवाच्य आपका हो जाता है। यहाँ पर देखिए गीता गाना गा रही है, इस प्रकार ये आपका कर्ता हो गया। और इसी के अनुसार क्रिया के जो लिंग है, वचन है इत्यादि सब इनके सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है तो ये आपका कर्तृवाच्य वाक्य का प्रकार हो गया। नेक्स्ट है अनुष्क गाना गा रहा है, ये भी आपका कर्तृवाच्य का रूप हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आपका हो गया कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य क्या देखिए, जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर
कथन किया जाता है, कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे कि श्रेया द्वारा खेल खेला गया, अयन के द्वारा दूध पिया गया। इस प्रकार यहाँ पर जो मेन आपका होता है, कर्म को ही केंद्र में रखा गया है। यानी कि देखिए अयन के द्वारा दूध पिया गया, मेन तो देखिए जो सब्जेक्ट था अयन और यहाँ पर श्रेय था, इनमें तो आपने क्या लगा दिया, कर्ता को करण कारक के रूप में यहाँ पर के द्वारा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो इनके एक साधन के रूप में यहाँ पर बताया गया है। और जो इसका मूल है वो कर्म के हिसाब से ही जब आपकी क्रिया की लिंग वचन इत्यादि रूप से चलते हैं तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सगुन से पढ़ा नहीं जाता, यानी कि एक भाव हो गया, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, इस प्रकार का भी यह भाववाच्य का आपका उदाहरण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका है वो है अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं और वाक्य के 8 भेद कौन कौन से हैं। देखिए पहला आपका हो गया विधानवाचक, दूसरा हो गया निषेधवाचक, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक, चौथा हो गया आज्ञावाचक और पांचवा हो गया आपका विस्मयादिवाचक और छठा हो गया इच्छावाचक और जो सातवां हो गया संदेहवाचक और जो आठवां हो गया आपका संकेतार्थक। इस प्रकार के आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद हुए। और बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका विधानवाचक वाक्य। और ये होता क्या, देखिए जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है तो वो आपका विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, काम का होना यहाँ पर पाया गया, और सगुन मेरी सहेली है, बात का होना पाया गया, तो आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। अगला है आपका निषेधात्मक वाक्य। तो इसमें आप जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वो आपका निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है। इस प्रकार के आपका काम के न होने का अभाव या नहीं होने का जब बोध होता है तो वो आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। और अगला जो आपका है वो आपका है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य, अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे आप प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या खेल रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न का बोध करा रहे हैं और इस प्रकार के आपके प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य हो गए हैं। और अगला जो आपका है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुष्का अपना कमरा साफ करो, यहाँ पर एक आज्ञा का भाव है। और अयन इस कुर्सी पर बैठो, यहाँ पर भी एक आज्ञा का भाव हो रहा है और इस प्रकार आप देख सकते हैं। और अगला है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। और जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि का भाव प्रकट होते हैं वह आपका विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि अरे ये क्या हो गया, इस प्रकार देखिए आप एकदम अरे ये क्या होगा, यानी कि एकदम शोक हो रहा है या हर्ष हो रहा है, ये विस्मय एकदम देखिए विस्मयादिबोधक यहाँ पर ये चिन्ह भी लगाए गए। तो यह इनसे भी आपको अवगत हो जाएगा कि विस्मयादिबोधक वाक्य का प्रयोग हुआ। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, इस प्रकार का आपका एकदम विस्मय हो गया। तो इस प्रकार के भी आप विस्मयादिबोधक वाक्य के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो है इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर सबका भला करे, इस प्रकार का आपका इच्छा का यहाँ पर भाव है। और नेक्स्ट है आपका है आपका जीवन सुख में हो, इस प्रकार का आपका इच्छावाचक वाक्य
के उदाहरण यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट अगला जो आपका है वो आपका है संभावनार्थक वाक्य। और जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने के संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, शायद वे कल आए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। इस प्रकार के आपका संभावनार्थक वाक्य के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और जो अगला आपका है वो है संकेतार्थक वाक्य। और जिस वाक्य में संकेत या शर्त को वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में आपको संकेत या शर्त हो तो उसमें आपका जैसे कि यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, इस प्रकार का आपके देखिए संकेत या शर्त दे रखी है। और वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, इस प्रकार का भी यहाँ पर एक संकेत का एक रूप बताया गया है। तो इस प्रकार अपने संकेतार्थक वाक्य हो गया। और जो अगला आपका है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बात कर लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम अपन बात कर लेते हैं सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य है, तो यहाँ पर सरल वाक्य हो गया। जो अगला आपका है वो है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, इस प्रकार के आपको समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिश्र वाक्य के अंतर्गत मिलेंगे। तो पर आपको पता चल जाएगी इसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है जैसे कि देखिए, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना। इस प्रकार का आपका एक मुख्य उपवाक्य है, उसके साथ आश्रित उपवाक्य जोड़ दिया गए हैं। तो देखिए, वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर योजक हैं, और उन्हें अजमेर शहर घूमना यहाँ पर आश्रित या उपवाक्य हैं। इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जाना है, इस प्रकार का भी एक आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और प्रधान उपवाक्य जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और जो अगला आपका है आश्रित उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। यानी कि वाक्य से आपकी जो छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य होती है। अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संख्या उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार के आपके आश्रित उपवाक्य अब भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता, कर्म व पूर्व का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय, की, इनका जो प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने देखा कि शगुन गा रही है, यहाँ पर देखिए आपके संज्ञा उपवाक्य हो गया। संज्ञा उपवाक्य में प्राय, की का लोप भी हो जाता है कभी कभार, तो यहाँ पर भी इसको ध्यान रखना। मैंने सुना है वे कल आएंगे, इस प्रकार के भी आपको रूप इसमें देखने को मिल जाएंगे। और कर्म, इसमें देखिए कर्म किस प्रकार है, किसी कर्ता, कर्म तथा पूर्व का काम देते कैसे। तो यहाँ पर देखिए, मैं कहता हूँ कि वह शहर गया, वह शहर गया कहता हूँ का कर्म है। पूरक, उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, क्रिया का पूरक है। इस प्रकार के आपको संज्ञा उपवाक्य में रूप देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं विशेषण उपवाक्य के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता
अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य की जो का प्रारंभ प्राय जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है, और जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। इस प्रकार के विशेषण उपवाक्य में रूप देखने को मिलेंगे। और जो अगला आपका है वो आपका है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं। इस प्रकार के जो आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। और जो अगला आपका है वो आपका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। इस प्रकार के आपको रूप संयुक्त वाक्य में देखने को मिलेंगे। और जो आपका है समानाधिकरण वाक्य, इससे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हो उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हो उन्हें हम समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। और अगली बात कर लेते हैं वाक्य विशेषण की। तो वाक्य विशेषण में रचना के आधार पर निर्मित वाक्य को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं सरल वाक्य का। जब विश्लेषण करते हैं सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग उद्देश्य विधेय को बताना होता है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक जो भी उनका उल्लेख करना है होता है। जैसे कि सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। इस प्रकार की सरल वाक्य का विश्लेषण वो कैसे हैं देखिए अपन करते हैं। इसमें उद्देश्य और विधेय और कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक। इस प्रकार के आपको यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि देखिए अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें तो मित्र, और इसमें जो कर्ता का विस्तारक है सभी, और जो कर्म है इसमें लाल किला, और जो विधेय है कर्म का विस्तारक है इसमें नेक्स्ट आपको देख लेते हैं दिल्ली का कर्म का विस्तारक है। और अब जो अपन क्रिया का जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे देखने या इसमें चले गए। इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। श्रेया मेरी बहन पुस्तकें कहानियाँ, इस प्रकार के आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। और जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है। तो इस वाक्य में अपन देख लेते हैं उद्देश्य और विधेय में आपको डिवाइड करना है। और पहले है कर्ता, तो आपका सिटी हो गया, सिटी पैलेस हो गया। और जो कर्ता का विस्तारक है वो आपका जयपुर का हो गया। और जो कर्म का, और इसमें इस कर्म और कर्म विस्तारक में कोई नहीं है। और पूरक में आपका स्थल हो गया। और जो पूरक का विस्तारक है वो दर्शनीय। और क्रिया है जो इसमें है, और क्रिया का विस्तारक इसमें नहीं। तो इस प्रकार के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगला जो आपका वो है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का विश्लेषण। मिश्रित या मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान अथवा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार के। और प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। उपवाक्य इसमें आपको देख सकते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य
मैं राष्ट्रपति बनूं। और वाक्य भेद प्रधान, वाक्य का भेद इसमें है प्रधान उपवाक्य। और आश्रित संज्ञा उपवाक्य इसमें आपका जो कार्य इसमें है वो आपका प्रधान उपवाक्य क्रिया की क्रिया का कर्म, और जो आपका योजक है वो की है, और कर्ता इसमें जीवन का और मैं है, और कर्ता का विस्तार इसमें बनूं। यानी कि आप देख सकते प्रधान वाक्य का इसमें जो कर्ता था वो जीवन का, और आश्रित संज्ञा था इसमें इसमें मैं इस प्रकार का आपका कर्ता हुआ। और जो कर्ता का विस्तारक है और कर्ता का विस्तारक इसमें बनूं, इसमें आश्रित संज्ञा का। और नेक्स्ट आपका है लक्ष्य राष्ट्रपति, इस प्रकार के कर्म आपके इस वाक्य में हो गए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, वह बीमार था, इसमें प्रधान जो उपवाक्य, और तो इसमें प्रधान जो उपवाक्य वह है प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, और आश्रित क्रिया विशेष विश्लेषण वो बीमार था, इसमें इस प्रकार के हैं, और क्योंकि इसमें वो करेक्टर है। और नेक्स्ट आपको प्रांशु और इसमें वह इस प्रकार के सब्जेक्ट हो गए, नहीं गया और था क्रिया हो गई, और बुखार इसमें आपका कर्म हो गया, सॉरी इसमें पूरक हो गया, और पूरक विस्तारक हो गया कल और कॉलेज, इस प्रकार के आपको इसमें पूरक हो गई। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य का जो विश्लेषण है। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्दों का भी उल्लेख करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, सब ने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। और जो इसमें उपवाक्य हैं वो आपका है मैं अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, इस प्रकार के आपका उपवाक्य में यहाँ पर है। तो उपवाक्य इसमें है वहाँ पे प्रधान वाक्य उपवाक्य, और सो गया इसमें समानाधिकरण और उपवाक्य इस प्रकार के हुए। और योजक इसमें और है, और कर्ता इसमें अनुष्क है, और वह इसमें कर्ता है जो लुप्त है, और कर्ता का विस्तार इसमें, और क्रिया है पढ़ी और सो गया, इस प्रकार के आपका इसमें क्रिया हुई, क्रिया का विस्तार है यहाँ पर नहीं। और कर्म है आपकी पुस्तक, और कर्म का और विधेय आप इसमें नहीं है। चलो इस प्रकार का आपका ये एक एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो इसमें अगला जो एग्जाम्पल है वो सबने प्रतीक्षा, तो सबने प्रतीक्षा की, इस प्रकार का जो प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण पर इस प्रकार, और सबने यहाँ पर करता हुआ क्रिया हो गई प्रतीक्षा की और आई, इस प्रकार का जो प्रधान उपवाक्य में आपकी प्रतीक्षा की क्रिया, और आगे जो समानाधिकरण पर है जो उसमें आए, इस प्रकार जो कर्म और क्रिया का विस्तारक इसमें नहीं, और जो कर्म है इसमें आपका आपकी और आप, और जो आपका विधेय है वो है बहुत। और ये थोड़ा जटिल टॉपिक है तो थोड़ा आप सावधानी से देखिएगा, और एक दो बार थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। थोड़ा डिटेल से आप थोड़ा इसको जानिएगा। वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्य को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। वाक्य संश्लेषण में इन चार वाक्यों को एक बनाया जाता है। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए सरल वाक्य हैं, और कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए संयुक्त वाक्य हैं, और कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए फिर दूसरी कक्षा में चले गए आपका मिश्रित वाक्य हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर
से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। और हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, ये संयुक्त वाक्य हो गया। और जैसे ही हम घर के बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, ये मिश्रित वाक्य हो गया। और बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे, सरल वाक्य है। बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे, संयुक्त वाक्य हो गया। और बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि उन्हें खेलना था, इसमें मिश्रित वाक्य हो गया। और वाक्य के आवश्यक तत्व हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। जो पहला है वो है सार्थकता। वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट आपका जो है पद कर्म। वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित कर्म होना चाहिए। यदि कर्म बदल जाता है तो कथन का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि बच्चों को काट कर फल दो, सही कर्म फल काट कर बच्चों को दो, इस प्रकार के बनेगा। पद कर्म भी आपको ध्यान रखना होता है। और अगला है जो आपका है निकटता। बच्चों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण करने में बाधक रहता है, इसलिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है। वाक्य में स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक वाक्य के बाद ठहरना या रुक कर बोलना अशुद्ध होता है। उसने मेरा गाना सुना, इस प्रकार का आपको डायरेक्ट बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि जो भी शब्द यूज करते हैं उसकी थोड़ी निकटता होनी चाहिए ताकि जो श्रोता को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपका जो बात कर लेते हैं वो है पूर्णता। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, इससे शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे कि कमल पीता है, कमल दूध पीता है, इस प्रकार के यहाँ पर देखिए पूर्णता होनी चाहिए, यानी कि शब्द बराबर इसमें यूज होने चाहिए, तभी एक पूर्णता होती है वाक्य में। और वाक्य के जो पद कर्म के बारे में बात कर लेते हैं। वाक्य रचना में पद कर्म का विशेष महत्व होता है, अतः वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का कर्म ध्यान में रखना आवश्यक है, अतः इन नियमों को जानना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद में क्रिया आती है। अनुज खाना खा रहा है। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद में क्रिया आती है। चलो ये कहते हैं कि ये कर्ता, ये कर्म और क्रिया लास्ट में आई। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया के विस्तारक होते हैं, वो पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया है, यहाँ पर इस प्रकार है। और क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। धावक तेज दौड़ता है, यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण होता है, यानी कि दौड़ता है, कैसे तेज दौड़ता है, यहाँ पर वो भी आपके क्रिया से पहले इसका यूज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो अपन बात कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, जैसे कैसे। और यहाँ पर मुख्य क्रिया सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया खाकर, यानी कि वो खाना खाकर सो गया। यहाँ पर पूर्वकालिक यानी सोने से पहले उसने पूर्वकाल यानी इससे पहले क्या किया, खाना खाकर ये क्रिया हुई ना, तो वो पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया सोना है, उससे पहले ही वह पूर्वकालिक क्रिया, इससे पहले इसका यूज होगा। नेक्स्ट बात कर ले संबोधन और विस्मयादि बोधक प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे अनुष्क इधर बैठो, वाह कितना सुंदर महल है, इस प्रकार के आपको रूप देखने को भी मिलते हैं। और निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया के पहले किए जाते हैं। रमेश बाजार नहीं जाएगा। सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है, जैसे कि मेरी छोटी बहन है, इस प्रकार के सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी छोटी बहन, इस प्रकार के अन्य विशेषण से भी पूर्व में आते हैं। मेरी छोटी बहन सार्वजनिक विशेषण, इसमें ये छोटी हो गया, इसमें सार्वजनिक विशेषण हो गया। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं, तो आप पर देख सकते हैं पंडित राम सहाय, डॉक्टर अक्षत, प्रोफेसर सगुन। यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये
पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द हैं तो वो नाम से पहले आते हैं। मिश्र या संयुक्त वाक्य में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच में होता है। जो घर का काम था इसलिए वह नहीं आया। इस प्रकार के दो वाक्यों में योजक का बात जो जोड़ेंगे तो दो उपवाक्यों के बीच में आएगा। ये बीचों बीच में देखें, यहाँ पर एक अलग है सेंटेंस, यहाँ पर अलग है, तो इस प्रकार के ये योजक जो शब्द आया वो बीच में आया। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। और जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए। इस प्रकार का आपको रूप देखने को। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं। यहाँ पर एक मिश्र वाक्य में संरचना करेंगे तो प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। यहाँ पर अपन ये देख लीजिए। वाक्य में क्रिया का अन्वय। वाक्य रचना में पदों के संबंध व कर्म का विशेष ध्यान रखा जाता है। पदों के इसी कर्म या संबंध के मेल को अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ संबंधता है, अर्थात वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है। कर्ता व क्रिया का अन्वय। वाक्य में कर्ता के परसर का प्रयोग नहीं हुआ हो तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। राम गाना गाता है, सीता गाना गाती है। इस प्रकार के आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है आपका वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग, वचन, पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी के लिंग के बहुवचन में होगी। अनुष्क, अमन, अक्षत खाना खा रहे हैं। श्रेया, सगुन गाना गा रही है। आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचन के कर्ता के साथ भी क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। पिताजी कल आ रहे हैं। भाई साहब खाना खा रहे हैं। इस प्रकार के आदर का भाव आपको एक वचन कर्ता के साथ भी क्रिया बहुवचन का यूज होगी। देखिए, आदर के साथ अगर किसी से बात करते हैं तो भाई साहब खाना खा रहे हैं, यहाँ तो भाई साहब है तो एक वचन, लेकिन क्रिया हो रही है वहाँ पर बहुवचन के रूप में यूज हो रही है। भिन्न लिंग वचन के विभक्ति सहित एक वाक्य कर्ता और तथा आदि शब्दों से जुड़े हो तो क्रिया बहुवचन में पुल्लिंग में होगी। जैसे कि अनुष्क व सगुन खेल रहे हैं। और हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये हस्ताक्षर मेरे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार के आपको रूप देखने को मिल जाते हैं। और कर्म और क्रिया का अन्वय किस प्रकार होता है यहाँ पर बात कर लेते हैं। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होंगे। श्रेया ने गाना गाया। प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी। इस प्रकार के आपको रूप देखने को मिलेंगे। और अगला है आपका, यदि कर्ता और कर्म दोनों दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष होती है। यानी कि यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो, कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। राम ने चोर को पकड़ा। अनुष्क ने अक्षत को देखा। और जो अगला आपका है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति ने लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया का अंतिम कर्म के अनुसार लगती है। अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदा। अमन ने मिठाई और फल खरीदे। इस प्रकार के आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अगला जो आपका है वो आपका है संज्ञा और जो सर्वनाम का अन्वय। अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो बहुवचन में प्रयुक्त होगा। श्रेया, सगुन विद्यालय गई हैं, वे शाम को घर लौटेंगी। इस प्रकार का आपको अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो बहुवचन में यूज होगा। और एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। राम ने श्याम से कहा, तुम जाओ, तुम्हें लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार यानी कि एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए।
कैसे? राम ने श्याम से कहा, यहाँ पर देखिए तुम, और यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर एक ही सर्वनाम का यूज़ है, तुम एंड तुम्हारा, इस प्रकार के सर्वनाम। यानी कि देखिए श्याम के लिए जो देख तुम और तुम्हारा एक ही सर्वनाम यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और जो अगला है, जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है। सीता ने कहा वह गाना गाएगी, इस प्रकार के आपको जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वह इसमें उसी संज्ञा के अनुसार होगा। विशेषण व विशेष्य का अन्वय किस प्रकार होता है? देखिए, अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। काली साड़ी पीला कुर्ता लाओ, इस प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं, जो पीला कुर्ता लाओ, इस प्रकार का आपका जो निकट विशेष्य होगा उसके अनुसार ही आपका रूप बनेगा। पीला कुर्ता काली साड़ी लाओ, इस प्रकार के आपको रूप देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आपका है, आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। तुम काला कुर्ता पहनो, तुम काली साड़ी पहनो, इस प्रकार के रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य का अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है। नीली कमीज, नीली साड़ी, इस प्रकार के आपको रूप देखने को मिलते हैं। वाक्य रचना के शुद्ध रूप। वाक्य में भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण हैं। व्याकरण के नियमों का व लिंग वचन का ज्ञान न होना, वाक्य में अनावश्यक शब्दों के प्रयोग, शब्दों को सही क्रम में न रखना, शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना, इस प्रकार के आपको वाक्य रचना के शुद्ध रूप के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। और अगला है जो आपका है वो है सर्वनाम व परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ और पुनरुक्ति की अशुद्धि। इस प्रकार की अशुद्धियाँ भाषा व अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुंचाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पद कर्म संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। तो बच्चे को काट कर फल दो, तो आपका जो इसका शुद्ध बनेगा वो है बच्चे को फल काट कर दो। यहाँ पर है जो पद कर्म संबंधी अशुद्धि है। मैंने बहते हुए बालक को देखा, मैंने बालक को बहते हुए देखा, इस प्रकार का ये शुद्ध है। तो अपन बात करेंगे, अपन अशुद्ध तो ओनली पढ़ेंगे और शुद्ध का अपन यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो चलो, तो यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, इस प्रकार ये शुद्ध होगा। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं, इस प्रकार के शुद्ध हैं। और राधा के गले में एक मोतियों की माला है, राधा के गले में मोतियों की एक माला है, इस प्रकार का ये शुद्ध रूप हो गया। और शीतल फलों का रस पीजिए, फलों का शीतल रस पीजिए, इस प्रकार का ये शुद्ध वाक्य हो गया। और एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए, इस प्रकार का ये शुद्ध हुआ। और यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य हो गया। और अगला बात करते हैं, जो अनावश्यक शब्दों के कारण भी वाक्य में अशुद्धि आ जाती हैं। तो अपन अशुद्ध वाक्य को केवल बोलेंगे और शुद्ध वाक्यों के आगे जो टिक लगाएंगे। तो देख लेते हैं, मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये हैं, मेरे पास मात्र और या केवल 20 रुपये हैं। कृपया यहाँ बैठने की, कृपया यहाँ बैठिए, और यहाँ पर ये शुद्ध है। और जल्दी वापस लौट कर आना, जल्दी लौट कर आना। और क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव है। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। शायद आज वे अवश्य आएंगे, शायद आज वे आएंगे। ठंडी बर्फ़ लाओ, बर्फ़ लाओ, यानी कि इसमें देखिए ठंडी बर्फ़ लाओ, अनावश्यक शब्द यूज किया। तो बर्फ़ तो ठंडी होगी ना, उसमें बेफालतू का इसमें लगा रखा है ठंडी। तो यहाँ पर ऐसे कुछ रूप हैं। और तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं, इस प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। और जो अगला बात कर लेते हैं, उसने वहाँ से चल दिया, तो शुद्ध बनेगा वह वहाँ से चल दिया।
इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ है, इन बातों को दोहराने से क्या लाभ है। इस पर अजय का खाना दो, अजय के लिए खाना दो, इस प्रकार के ये शुद्ध रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला बात कर लेते लिंग संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं। कैसे, ये नाटक बहुत अच्छी हैं, तो इसका शुद्ध बनेगा ये नाटक बहुत अच्छा है। इस प्रकार के भी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं। और अगला बात कर लेते वह महिला विद्वान है, तो इसका शुद्ध बनेगा वह महिला विदुषी है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, जो शुद्ध रूप बनेगा महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है। यहाँ पर देखिए कवित्री, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, जबकि यहाँ पर कवि लगा दिया। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखना। मौसी आप क्या कर रहे हैं, और मौसी आप क्या कर रही हैं, और ये शुद्ध बनेगा वह अपने धुन में जा रही हैं। इस प्रकार ये अशुद्ध है, और इसका शुद्ध बनेगा वह अपने धुन में जा रही है। और जो उसके कोई संतान न था, उसके कोई संतान न थी, इस प्रकार ये शुद्ध बनेगा। और वह चाय बहुत मीठा है, और यह चाय बहुत मीठी है, इस प्रकार ये शुद्ध बनेगा। और जो इसका एक अशुद्ध बनेगा मुझे हिंदी आता है, ये अशुद्ध है, और जो शुद्ध बनेगा मुझे हिंदी आती है। और गीता बहुत मेहनत करता है, इस प्रकार ये अशुद्ध है, और उसका जो शुद्ध बनेगा गीता बहुत मेहनत करती है, इस प्रकार के ये रूप शुद्ध है। और बात कर लेते हैं वचन संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं, तो आप क्या कर रहा है, इस प्रकार वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो ये शुद्ध बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या कर रहे हो, और अभी 5 बजा तो अभी 5 बजे हैं, इस प्रकार के शुद्ध हैं। और यह 20 रुपये का नोट है, तो शुद्ध बनेगा यह 20 रुपये का नोट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी दशा देख कर उससे मेरी आँख में आंसू आ गया, तो इसका जो शुद्ध बनेगा उसकी दशा देखकर मेरे आंसू आ गए, इस प्रकार के रूप बनेंगे। ये मेरा हस्ताक्षर है, ये मेरे हस्ताक्षर हैं। और आज मेरा दादाजी आएगा, आज मेरे दादाजी आएंगे, इस प्रकार की यहाँ पर आपने पढ़ा था कि सम्मानजनक शब्द आएंगे, वहाँ पर बहुवचन क्रिया यूज होती हैं। और आपको और नेक्स्ट आपका है कि आपको कितना फल लेना है, आपको कितना फल लेने हैं, इस प्रकार ये शुद्ध बनेगा। और अगला है जो आपका 8वां है, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, और शुद्ध बनेगा मैं भगवान के दर्शन करूंगा। और जो अगला है आपके नम्मा, बात कर लेते हैं नम्मा के बारे में, और वो आपका बनेगा बीमार का प्राण निकल गया, ये अशुद्ध है, और शुद्ध बनेगा बीमार के प्राण निकल गए, ये शुद्ध बना है। और जो हिमालय पर्वत का राजा है, ये अशुद्ध है, और जो शुद्ध बनेगा हिमालय पर्वत का राजा, ये आपका शुद्ध हो गया। कारक संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं, यहाँ पर आपके अशुद्ध वाक्य हैं, और यहाँ पर आपके शुद्ध वाक्य हैं। तो जैसे देख सकते हैं मुझे अभी जाना है, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा आपका। यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देख लेते हैं, मैं आपको शुद्ध वाक्य ही जो रीड करके बताता हूँ। वह बाजार से सामान लाने गया है, और बच्चे पर गुस्सा मत करो, तुम सब छत पर खेलो, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, वह गुरु के चरणों में बैठ गया, वह घर के अंदर है, इस प्रकार के आप देख सकते हैं इसके रूप बनेंगे। और इसका अशुद्ध देख लेते हैं अपन, मेरे को अभी जाना है, तो इसका जो शुद्ध बनेगा वो आपका बनेगा मुझे अभी जाना है। और वह बाजार के सामान लेने गया है, तो वह बाजार में सामान लाने गया है, ये शुद्ध बनेगा आपका। बच्चे से गुस्सा मत करो, बच्चे पर गुस्सा मत करो, इस प्रकार का ये शुद्ध है। तुम सब छत पर खेलो, इसका जो अशुद्ध है वह तुम सब छत में खेलो, तो शुद्ध बनेगा तुम सब छत पर खेलो। इस प्रकार के आपको शुद्ध वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो है पक्षी पेड़ में बैठे हैं, तो इसका जो शुद्ध बनेगा पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। और वह गुरु के चरणों पर बैठ गया, वह गुरु के चरणों में बैठ गया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया वह। और नेक्स्ट आपका वह घर में अंदर है, और जो शुद्ध बनेगा आपका वह घर के अंदर है। और अगला है मोहन ने फल लाया, मोहन फल लाया, इस प्रकार की ये शुद्ध है। और फल को खूब पका होना चाहिए, फल खूब पका होना चाहिए। और जो अगला है आपका घर पर सब कुशल हैं, तो इसका जो शुद्ध बनेगा वो आपका है घर में सब कुशल है, इस प्रकार की आपका ये शुद्ध रूप कारक संबंधी अशुद्धियों के संबंध में हमने पढ़े। और सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, और मैंने लगा दिया, मैंने काम करना है, तो जबकि शुद्ध सर्वनाम होगा मुझे काम करना, इस प्रकार की यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को हम देखेंगे।
तो यहाँ पर अपन शुद्ध वाक्य को देखेंगे इधर, और यहाँ पर आपके अशुद्ध वाक्य हैं तो देख लेते हैं। और नेक्स्ट आपका है कि अपन सही जगह पर हैं, हम सही जगह पर हैं, और तुमको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, मेरे को 10 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है। और जो आपका नेक्स्ट आपका है, अपने को आपका काम ठीक लगा, और जो शुद्ध बनेगा, मुझे आपका काम ठीक लगा, यह आपका शुद्ध रूप बन जाएगा। वह लोग इधर आएंगे, वे लोग इधर आएंगे, ये आपका शुद्ध हो गया। और अगला है जो भैया ने मुझको कहा, भैया ने मुझसे कहा, इस प्रकार के रूप बनेंगे शुद्ध। और मेरे को ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना, ये शुद्ध बनेगा। और तेरे को कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, ये आपका शुद्ध रूप हो गया। मैं तेरे को क्या लेना है, आपको क्या लेना है, इस प्रकार के आपको शुद्ध रूप देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिया संबंधी भी जो शुद्ध अशुद्ध के बारे में। तो क्रिया संबंधी भी देखिए यहाँ पर यह अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर शुद्ध की साइड में टिक लगाएंगे। तो सबसे पहला अपन एक का अशुद्ध वाक्य है वो अपन भाषण सुनते कान पक गया, इस प्रकार का जो शुद्ध बनेगा वो है भाषण सुनते सुनते कान पक गए, इस प्रकार ये शुद्ध बनेगा आपका। और गया, और यहाँ पर गए, इस प्रकार ये बनेगा। और आप फल खा के देखो, और आप फल खाकर देखे, इस प्रकार के क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। और यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य होगा, आप फल खाकर देखे। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया, तो आपको शुद्ध बनेगा बच्चा खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। और राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी, राम ने शीला की प्रतीक्षा की, इस प्रकार आपका शुद्ध बनेगा। और माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और राम ने मुझे गाली निकाली, राम ने मुझे गाली दी, इस प्रकार के आपके ये शुद्ध वाक्य हो गए। और अगला बात करते हैं मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। रमेश की तो अकल मार गई है, इस प्रकार का शुद्ध वाक्य हो तो शुद्ध वाक्य बात कर लेते हैं। तो वह है रमेश की तो अकल मारी गई है, इस प्रकार का ये शुद्ध वाक्य हो। वह अपनी माँ की आँख का चांद है, वह अपनी माँ की आँख का तारा है। और अगला है जो आपका बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, तो शुद्ध बनेगा बंद कमरे में उसका दम घुटने लग गया, इस पर लगा, इस प्रकार का आपका शुद्ध हुआ। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, इस प्रकार ये आपका शुद्ध बना। और तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया है, वो जो शुद्ध बनेगा तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया है। गीता के मुँह से फूल गिरते हैं, गीता के मुख से फूल झड़ते हैं, ये आपका शुद्ध हो गया। राम तो अपनी शक्ल का शत्रु है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये आपका शुद्ध हो गया। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई, इस प्रकार के आपका शुद्ध हो गया। और इस प्रकार आपने आज की इस टॉपिक को कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, जितने हमसे बना हमने कोशिश की। और आप थोड़ा इस बुक से थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा जटिल है, तो आप आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिए। जो अगला चैप्टर होगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको आसानी से समझ में आए। तो इस वीडियो को आप अपने जो भी सिलेबस है उसको साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका सिलेबस में जो टॉपिक आता है उसके हिसाब से थोड़ा देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।